As we know that in our today CBSE board examination, 20 marks MCQ questions come. So practice of those kind of questions is very essential. इसीलिए आज हम NCERT एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है, आज उसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग शुरू करें। तो 1.10 तक का हमारा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। नाउ टुडे हम लोग 1.11 से शुरुआत करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, कंसिडर ए रीजन, यहां पे आपके ये क्वेश्चन है, कंसिडर ए रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेज। वेरियस टाइप ऑफ चार्जेज क्या होते हैं? डिस्क्रीट चार्जेज, कंटिन्यूअस चार्जेज, डाइपोल्स, क्वाड्रापोल्स, ऑल दीज आर various kind of charges. But the total charge is zero, net charge is zero, all points outside the region. Now the question is, the electric field is necessarily zero. Second option is, the electric field is due to the dipole moment of the charge distribution only. Third option is, the dominant electric field is dominant. ये जो डोमिनेट करेगा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को नियरली नेग्लिजिबल कर देगा, वैसा फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ आर। क्यूब ऑफ डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर लार्ज आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए ओरिजिन इन दिस रीजन। और जो चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज्ड पार्टिकल along a closed path away from the region will be zero। तो ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, जरा इन्हें मैं डिलीट कर दूं। तो हम ये जान ले कि हमारे कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं वो आप देखेंगे कि या तो पॉइंट चार्ज है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर आपके डाइपोल भी हो सकते हैं। एक दूसरे तरह का अरेंजमेंट है क्वाड्रपोल। दिस इज योर क्वाड्रपोल, दोनों नेगेटिव चार्ज एक जगह और दोनों पॉजिटिव चार्ज एट द टू अपोजिट वर्टिसेस। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रपोल, दिस इज योर डाइपोल। तो पॉइंट चार्ज जब या ऐसे चार्ज का कॉम्बिनेशन जीरो होता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इज जीरो आउटसाइड। तो डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होता है, बिकॉज माइनस क्यू प्लस क्यू इट बिकम्स इक्वल टू जीरो, लेकिन उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, एज यू नो, that electric field is equal to K and P dipole moment upon R cube. This is the magnitude of electric field outside. तो इस तरह से हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकाल सकते हैं। ये आपके किधर है? ये आपके एक्सियल डायरेक्शन में है, in your axial direction. So electric field due to dipole is not zero. It is inversely proportional to cube of R. लेकिन इस तरह के कई चार्ज अरेंजमेंट हैं, लाइक आपका क्वाड्रपोल हो गया और हेक्सापोल हो गया, कई तरह के चार्जेज के अरेंजमेंट हैं। जैसे आपके क्वाड्रपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट वेरीज इनवर्सली टू पावर 4 ऑफ द डिस्टेंस। तो अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अब आपका जो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन है, फील्ड इज नेसेसरीली जीरो, इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज देयर इज फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए क्वाड्रापोल, ड्यू टू ए हेक्सापोल, देयर इज फील्ड। दो
the net charge is always zero in all those kind of charge distribution, because minus q and 2 plus q, net charge is equal to 0. So option first is wrong. Now option B, the electric field is due to the dipole moment of the charge distribution only. This is also wrong. We have not only dipole, we have quadrupole, we have hexapole, we have several kind of charge distributions. तो B आपका wrong हो गया. C, the dominant, जो dominate करेगा, जो maximum electric field को contribute करेगा, उसके बारे में बात हो रही है. The dominant electric field is inversely proportional to cube of R, and this is true. This is dominant field. If you start taking from dipole, quadrupole and all these kind of poles, because point charges has electric field 0, then you have charge distribution like two charges of equal and opposite magnitude. तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ आर के. लेकिन बाकी के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में ये पावर बढ़ता जा रहा है. डिनोमिनेटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जा रहा है. तो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, दैट इज ड्यू टू ए डाइपोल. तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है. और ये डी ऑप्शन, वर्क डन along a closed path is 0. This is true for all kind of conservative forces. राउंड ट्रिप पे वर्क डन 0 होगा. तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हो. क्वेश्चन 1.11 का ऑप्शन सारा हो गया. Now question 1.12, refer to the arrangement of charges in figure. इस फिगर में जरा आप देखें. And a Gaussian surface is also drawn over here. Here you have Gaussian surface of radius r. Radius r is given with charge q at the center. Q center पे है. Then total flux through the surface of the sphere is minus q upon epsilon naught. तो हम देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में नेट चार्ज कितना है. Q नेट इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस 2 कैपिटल Q is equal to minus Q. So this is the net charge, and we know that flux phi is equal to Q net upon epsilon naught, and that is equal to minus Q upon epsilon naught. So first option is correct. First option is correct. Now let us check another options. आजकल आपके जो MCQ आते हैं, मल्टी करेक्ट MCQ आते हैं, तो जरा ध्यान देना होगा. ऐसा नहीं कि आपने एक को करेक्ट कर दिया बाकी को छोड़ दिया. ऑप्शन बी, द फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज. फील्ड के बारे में बात हो रही है. This option is wrong. This option is wrong because EDS is equal to आपका होता है चार्ज Q enclosed upon epsilon naught. तो DS तो आपका हो गया 4 pi r स्क्वायर. ये तो सही है. ठीक है, ये सारे सही हैं. लेकिन this is when you will integrate surface integral, तो आप क्या देखेंगे कि अगर आपके इन दोनों में से अगर दोनों ही वेरिएबल हैं तो इंटीग्रेशन उतना सिंपली नहीं होगा. यहाँ ई को कब कांस्टेंट करेंगे? हर पॉइंट पे. जब चार्ज आपके इसके सेंटर में हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा. लेकिन यहाँ पे तो ई यूनिफॉर्म हो ही नहीं रहा. आपका यहाँ -2q चार्ज भी है जो सेंटर से दूर है. इस -2q चार्ज की वजह से अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगे. सो ई इज नॉट यूनिफॉर्म. तो आप उतना सिंपली ये नहीं कर सकते कि ई इज इक्वल, ई इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज रॉन्ग.
perception because here E is varying due to this minus 2q charge. तो आपका B option is wrong option. A is correct option. Now C option. Let us look here. Flux through the surface of a sphere due to 5q is 0. Here you have 5q in third option. तो 5q तो बाहर है, बाहर की किसी चार्ज की वजह से इस स्फीयर के भीतर में जो फ्लक्स है वो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने फ्लक्स अंदर जा रहे हैं उतने ही फ्लक्स फिर बाहर भी जा रहे हैं. सो व्हाट इज नेट नंबर ऑफ फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? टोटल फ्लक्स बिकम्स 0 ड्यू टू एनी चार्ज outside this Gaussian sphere. Option D, field on the surface of the sphere due to minus q is same everywhere. And this is wrong. ये जो minus 2q है आपका, minus 2q, इसे अगर रेडियली इक्वल डायरेक्ट डिस्टेंस पे आप एक स्फीयर लेते, then the field was सेम एट ऑल द पॉइंट्स. लेकिन यहां तो आपका ये जो चार्ज है इससे इस स्फीयर के हर पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल नहीं है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी सेम. सो डी ऑप्शन ऑल्सो इज रॉन्ग. तो इस तरह से 1.12 हम लोग करेंगे. नाउ 1.13. A positive charge Q is uniformly distributed along a circular ring of radius r. You have a ring. This is your ring. And uniform distribution of plus Q charge is there. ठीक है? A small test charge Q is placed at the center of the ring. यहाँ center of ring पे एक charge placed है. Then if q is greater than 0, if q is positive, greater than 0 का क्या मतलब हुआ? q greater than 0 means q positive, then it displaces away from the center in the plane of the ring. It will be pushed back towards the center. अगर आप इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दें किसी एक तरफ, सपोज करो कि चार्ज आपकी यहां चली आई, तो क्या होगा? यहाँ के पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो रिपल्सन है उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा. आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया है और इस साइड में डिस्टेंस घट गया है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बड़ा हो जाएगा इस डायरेक्शन में. तो जैसे ही आप डिस्प्लेस करते हैं इट विल बी पुश टुवर्ड्स सेंटर, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल कम टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन. यहां पे आ जाएगा. फिर सेम विल हैपन, यहां भी वही होगा. यहां पे क्या होगा कि ये यहां के पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन इसमें बढ़ जाएगा और यहां के दूरी की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन घट जाएगा. तो ये चार्ज जो है आपका ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, टू एंड फ्रो. तो क्या है पहला ऑप्शन? जरा हम इसे देखें, ध्यान से देखें. इफ q इज ग्रेटर देन 0 एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन में ही आपने इसको डिस्प्लेस किया है, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर. राइट ऑप्शन. तो पहला ऑप्शन तो आपका राइट हो गया. ठीक है, थोड़ा इसके मैं मिटा लूं. नाउ ऑप्शन नंबर 2, इफ q is smaller than 0 means q is negative. q negative है ऑप्शन बी में, जरा आप देख लें. If q is smaller than 0 and is displaced away from center in the plane of the ring. रिंग के प्लेन में ही आप डिस्प्लेस करते हो, यहां आप कर दिया आपने. तो अब यहां कर दिया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये घट जाएगा. दिस फोर्स जो है, फोर्स 1 जो है, इट विल बी नाउ स्मॉलर बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस. और ये जो आपका फोर्स है इस तरफ में F2 विल बी लार्जर बिकॉज स्मॉल डिस्टेंस. R2 इज स्मॉलर देन R1. तो इधर का फोर्स बढ़ जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा. तो आप क्या देखेंगे? यहाँ का चार्ज इधर अट्रैक्ट होता
चला जा रहा है, उसको कोई फिर वापस में बैकिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, कोई अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रीस्टोरिंग फोर्स इसका बचता ही नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, displaced away from the center in the plane of the ring, it will never return to the center and will continue moving till it hits the ring. Yes, this is true because there is no restoring force. So second option also is true. अब जरा हम लोग थर्ड ऑप्शन को देख लें। What is third option? If charge q is smaller than 0, means q is negative, it will perform simple harmonic motion for small displacement along the axis. Now अब ये कंडीशन थोड़ी बदल गई है, यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट उसी प्लेन में नहीं करा रहे हैं, आप उस एक्सिस की तरफ करा रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन होते रहना चाहिए। तो जब हम देखें यहाँ सेंटर पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये आपका प्लस क्यू माइनस क्यू मिलके इधर से 0, इधर से जितना फोर्स है अट्रैक्टिव, सेम फोर्स आपका इधर से भी है। नेट फोर्स एट सेंटर इज इक्वल टू 0। अब जरा आप अगर डिस्प्लेस कर देते हो तो क्या होगा, तो आपने अगर डिस्प्लेस, और ये प्लेन में नहीं है, आप ये नहीं सोचे कि इस चार्ज के करीब आ गया, ये ऊपर में, ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो अब इस चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, और इस चार्ज की वजह से भी अट्रैक्शन होगा, और हर चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा। सो द चार्ज विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो जब नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नाउ चार्ज विल मूव टुवर्ड्स सेंटर, ये चार्ज आपका सेंटर के पर आ जाएगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल रिमेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो रिंग है ना, रिंग के नीचे, रिंग के प्लेन है, रिंग के प्लेन के नीचे ये अब चार्ज आ जाएगा, यहां से चार्ज उठ के चार्ज अब यहां आ जाएगा, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज। फिर जब दूसरी साइड चार्ज आता है, नाउ अगेन इट विल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन along this direction, so charge will continue to move along upward direction. So this is called simple harmonic motion, to and fro, to and fro. So your C option is correct. तो वैसे ही अब जरा हम D को देख ले में, Q at the center of the ring, अब फिर से हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। Q at the center of the ring is in an unstable equilibrium within the plane of the ring for Q greater than 0। तो ठीक है ना, इस प्लेन में आप देखेंगे when Q is displaced by your external push along any one direction, यहाँ पे आपने चार्ज को पुश कर दिया है। Now this force of repulsion is smaller because of distance is greater, और यहाँ force of repulsion is greater, तो ये रिपेल करने लगा, नजदीक आने पे रिपेल करेगा, चार्ज वापस सेंटर पे आएगा, and due to inertia of motion it will shoot to another direction and the same will happen। तो कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, सो इट इज इन द स्टेट ऑफ अनइक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे इट विल अगेन शूट टू इट्स मीन पोजिशन। सो दिस ऑल्सो इज ट्रू। इन दिस क्वेश्चन ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल द ऑप्शंस। Now question number 1.14. An arbitrary surface encloses a dipole. एक surface के अंदर एक dipole है। What is the electric flux? We know that flux is net charge enclosed, Q net by epsilon naught. Now Q net is your
your q net is equal to plus q and minus q. So net charge is equal to 0. So flux is equal to 0. Phi is equal to 0 here, 1.14. Similarly, now question number 1.15. A metallic sphere, spherical cell, एक सेल है जिसका इनर और आउटर रेडियस है. तो inner radius is r1, this is inner radius, and outer radius is r2. A charge q is placed at the center of the spherical cavity. यहाँ पे आपने एक चार्ज q प्लेस कर दिया है. What will be the surface charge density on the inner surface and outer surface? Now you know that surface charge density is charge per unit area. Surface charge density is equal to charge divided by area, and at inner surface you have area. Here charge density sigma 1 will be charge. This charge which is at the center, it can be assumed that all the charges are distributed at the surface itself. आप जानते हैं कि सरफेस पे भी अगर Q चार्ज रखें तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होता है जितना उस सेम चार्ज को आपने सेंटर पे रखा हुआ है. तो सरफेस के चार्ज डेंसिटी को हम कैसे निकालेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r1 स्क्वायर. तो सिग्मा 1 आपका आ गया q बाई 4 पाई r1 स्क्वायर, q अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर. So this is your answer. Now next question. The dimensions of an atom are of the order of an angstrom. Atom का dimension angstrom के order का है. Thus there must be large electric field between the protons and electrons. Why? Why then is the electrostatic field inside a conductor is 0? So atom is so conceived. एटम को हमने ऐसा समझा है कि एटम के भीतर का जो नेट फोर्स है उसके हिसाब से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एटम is equal to 0. इस तरह के कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. सेंटर में सारे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इस तरह से सेपरेटेड हैं. तो आप देखेंगे सबके इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज पे ही कोइंसाइड करेगा और आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो गया? 0 हो गया. नेट चार्ज 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0. तो क्वेश्चन नंबर 1.16 में हमने क्या देखा? देयर आर चार्जेज इन एटम्स बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दो चार्जेज इज इक्वल टू 0. और किसी कंडक्टर में इस तरह से हमने देखा कि देयर इज नॉट एनी एक्सेस चार्ज. चार्ज तो है लेकिन एक्सेस चार्ज नहीं है. सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर इज 0. Now question number 1.17. If the total charge enclosed by a surface is 0, does it imply that the electric field everywhere on the surface is 0? Conversely, आप इस स्टेटमेंट को अगर उल्टा करके देख लें, if the electric field everywhere on the surface is 0, does it imply that net charge inside is 0? दो तरह के स्टेटमेंट हैं. जब आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, नेट चार्ज 0 है, Q नेट इज इक्वल टू 0, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे? तो पहला
जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। यू हैव नो चार्ज इनसाइड एनी सरफेस, इवन कि कंडक्टर पे भी, लेकिन बाहर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कैन बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ आपके Q net is equal to 0 but E is not equal to 0 and is perpendicular to the surface। लेकिन इसकी जो उल्टी स्टेटमेंट है कि if E is equal to 0, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, देन श्योरली Q मस्ट बी इक्वल टू 0। तो पहले स्टेटमेंट का जो इनवर्स स्टेटमेंट है दे डू नॉट मैच। Q 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि परपेंडिकुलर हो ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, ड्यू टू आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो आपका नेट चार्ज 0 मस्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.18। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज हॉलो सिलेंडर। आप यहां देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर आते हैं, फील्ड लाइंस ऐसे सारे बाहर आएंगे, यहां भी फील्ड लाइन बाहर आएंगे, यहां भी फील्ड लाइन बाहर आएंगे। लेकिन अब ये फील्ड लाइन यहां थोड़ा सा तिरछा आप कर लें, थोड़ा सा तिरछा यहां पे कर लें। सो दिस काइंड ऑफ फील्ड लाइंस विल बी देयर। क्वेश्चन 1.19। What will be the total flux through the faces of the cube with sides of the length A? इस क्यूब की हर साइड जो है ना, इसकी लेंथ A दी गई है, A लेंथ। Now you have to find the total flux when the charge Q is placed, option number A, at a corner of the cube। अगर यहां पे कोई चार्ज Q प्लेस की गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड or electric flux, what will be the total electric flux through this cube? तो देखिए इसके लिए हम इस चीज को ऐसे समझ लें। आपके पास एक क्यूब है, यहां पे आपका क्यूब हो गया और इस क्यूब के आपने इस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, यहां पे आपका एक क्यूब है। तो इस क्यूब के साथ हम क्या करें कि यहां पे हम क्या कर लेवे कि एक क्यूब ले लेवे, एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5, 6, 7, 8। तो हमने टोटल 8 क्यूब्स हमने ले रखे हैं और 8 क्यूब लेने से ये जो चार्ज है इट कम्स एट द सेंटर। चार्ज यहां पे आ गया। अब इस चार्ज से जो फील्ड लाइन निकल रहे हैं इट इज सराउंडेड बाय ऑल द 8 क्यूब्स। तो एक क्यूब से आपका 1/8 ऑफ द टोटल फ्लक्स लाइन निकलेगा। तो आप जानते हैं कि फ्लक्स लाइन क्या है आपका, व्हाट इज फ्लक्स लाइन? You know that flux phi is equal to Q enclosed by epsilon naught. This is total flux net. और इस फ्लक्स में से, इस फील्ड लाइन में से 8 क्यूब सराउंडेड है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3, 4, 5, 6, इसके नीचे 7वां और ये 8 जो आपका क्यूब है, 8 क्यूब से फ्लक्स लाइन निकल रहे हैं। तो जब 8 क्यूब से फ्लक्स लाइन निकल रहे हैं तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स लाइन निकलेगा? दैट इज योर 1/8 ऑफ टोटल फ्लक्स। देयरफॉर Q नेट
through one cube is equal to 1/8 of Q enclosed by epsilon naught। यहां आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका ये पूछें कि ये जो एडजॉइनिंग जो सरफेसेस हैं, एडजॉइनिंग सरफेसेस, इनके थ्रू कितने फ्लक्स हैं, तो वी नो दैट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। इट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो हर इस पॉइंट पे आप देखें, यहां आपका जो सरफेस वेक्टर है परपेंडिकुलर टू इट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके परपेंडिकुलर, यहां पे एंगल कितनी बन गई, 90 डिग्री। सो E डॉट ds is equal to E ds cos 90 and this is equal to 0। तो जितने भी एडजॉइनिंग सरफेस है, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, उसके अपोजिट जो उस साइड का जो सरफेस है वो सरफेस हो गया, तीनों के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए, 0। सो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू all the adjoining surfaces where surfaces of the vertex where Q is placed is equal to 0। तो ये जो टोटल फ्लक्स है 1/8 ऑफ Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, उस टोटल फ्लक्स में से कोई भी फ्लक्स इन तीन सरफेसेस से गुजर नहीं रहा। किसी एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, आप जानते हैं एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं और 6 तक लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से अगर आप 3 सरफेस निकाल दो, नाउ हाउ मच फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द 3 सरफेसेस। और तो आप देखेंगे कि इतना फ्लक्स जो है ना 3 सरफेसेस से क्रॉस कर रहा है। सो हाउ मच फ्लक्स विल बी क्रॉसिंग थ्रू एनी वन ऑफ द सरफेस। नाउ फ्लक्स थ्रू एनी one of the rest of the surfaces is equal to, पहले टोटल था आपका 1/8 Q enclosed by epsilon naught और इसका तीसरा भाग 1/3, this is 1/24 of Q enclosed by epsilon naught। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब जरा सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन here you have option number B, मीड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, किसी क्यूब के एज के मीड पॉइंट पे। और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ ए फेस। तो ये दोनों जरा सा हम लोग देख लेंगे। ये एज है, एज के मिड पॉइंट पे। यहां आप देख लें कि इस चार्ज को टोटली इनक्लोज करने के लिए हमें कितना क्यूब चाहिए। यहां आप देख सकते हैं 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। ये 4 क्यूब मिलके इस चार्ज को टोटली इनक्लोज किया हुआ है। तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, फिर लाइन निकल रहा है, दैट विल बी इनक्लोज बाय 4 क्यूब्स, 1 2 3 4।
सो टोटल फ्लक्स का चौथा हिस्सा किसी एक क्यूब से जाएगा। तो जब भी आप किसी चार्ज को किसी क्यूब के एज पे रखते हो, उसको टोटली इंक्लोज करने के लिए यू नीड 4 क्यूब्स एंड थ्रू ईच क्यूब ओनली 1/4 ऑफ द टोटल फ्लक्स विल पास। तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? फ्लक्स नेट इज इक्वल टू होता है आपका क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर इस केस में जो फ्लक्स है थ्रू एनी वन सरफेस, फ्लक्स y इज इक्वल टू 1/4 ऑफ q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको जरा मैं फ्रेश में यहां लिख दूं, q इज इक्वल टू 1/4 ऑफ charge enclosed by epsilon naught. This is the total flux when the charge is placed at one of the edges of any cube. Similarly, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप किसी सरफेस के बीच में बीचों बीच अगर आप चार्ज रख देते हो तो किसी उससे कितना फ्लक्स जाएगा, उस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। तो इस चार्ज को कवर करने के लिए यू नीड 2 क्यूब्स। आधा जो फ्लक्स है ऊपर से चला जा रहा है और आधा फ्लक्स इस सरफेस से आ रहा है। सो व्हाट इज नेट फ्लक्स इन दिस केस? इन दिस केस नेट फ्लक्स phi is equal to half of total flux, and this is equal to 1/2 into q enclosed by epsilon naught.